नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे अंकित भाटी सर हैं रोजगार विद अंकित के, उनके दोस्तों हम लोगों ने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हर एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए कवर कराए हैं, तो आप लोग इन सभी के सभी जो ये 40 क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट वाला सेशन। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे, तो आप लोग भी अच्छे से इन एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को खुद देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा यानी कि फर्स्ट आवर निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है। पहले से बनाया गया है कि ये इसी के लिए होगा, शेड्यूल्ड है। नंबर ए कह रहा है शून्यकाल, नंबर बी प्रश्नकाल, नंबर सी विशेषाधिकार का समय, या नंबर डी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है यानी कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये दोस्तों क्या होता है कि ये प्रश्नकाल के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि शुरू के 1 घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके जो जस्ट तुरंत बाद वाला होता है यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक, ये क्या होता है, ये शून्यकाल का होता है। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन आप लोग ये भी याद रखिए कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद। क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सा घंटा होता है, तो शून्यकाल का घंटा होता है। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रश्नकाल का घंटा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक, ये तो सबको पता है और सब कोई आंसर करेक्ट लगा भी रहा है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जो संविधान सभा की मसौदा समिति थी, कौन सी मसौदा समिति, तो उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये भी इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी लिख के पूछ लेता है। उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो ऑप्शन दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1911 को, तब फर्स्ट बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा 11 दिसंबर को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो ये जो 4 के 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 हंटर आयोग, नंबर बी सेंट्रल आयोग, नंबर 3 वुड का घोषणा पत्र, नंबर 4 सार्जेंट आयोग, ये सभी के सभी भारतीय शिक्षा आयोग से जुड़े हुए हैं। किससे, भारतीय शिक्षा आयोग से जुड़े हुए आयोग है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन किस सन में आया था, उसी हिसाब से हमको पता चल जाएगा। हंटर आयोग ये दोस्तों 1882 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद सैंडलर आयोग ये आया था मतलब सॉरी, सेंट्रल आयोग कब आया था, ये आया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 1854 ईस्वी में आया था। और उसके बाद जो ये दिया है सार्जेंट आयोग, ये आया था 1944 में। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछ लेता है कि ये सैडलर आयोग कब आया था, 1917 में, हंटर आयोग 1882 में, वुड का घोषणा पत्र 1854 में, और सार्जेंट आयोग 1954 में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नंबर 1 में चल रहा है। सबसे पहले आया था वुड का घोषणा पत्र यानी कि नंबर 3, उसके बाद आया था 1882 हंटर आयोग, उसके बाद नंबर 1, उसके बाद 1917 यानी कि 2, और उसके बाद ये 3 1 2 4। जो भी ऑप्शन हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिएगा क्योंकि ये अलग अलग भी पूछ लेता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने वर्ष 1859 में खालिस्तान में फांसी दी थी। 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दी,
अंग्रेजों ने तो कह रहा है कि कहां पर फांसी दी थी। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी शिवपुरी में या ऑप्शन डी सागर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शिवपुरी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1859 ईस्वी में शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। झांसी जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, ये दोस्तों 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से रिलेटेड थी। कानपुर पूछ लेता है तो कानपुर से नाना साहब रिलेटेड थे, झांसी मतलब 1857 के विद्रोह से। अगर ऑप्शन में लखनऊ दिया होता है तो लखनऊ से हो जाती है बेगम हजरत महल। बहुत बार ये दोस्तों पूछा जा चुका है कि बेगम हजरत महल कहाँ से रिलेटेड थी, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह से। और एक दिए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड थे, यानी कि अगर बिहार ऑप्शन में दे दे 1857 की क्रांति पूछे कुंवर सिंह तो ये बिहार से रिलेटेड हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी दोस्तों इस वजह से पूछा है क्योंकि गजनी का एक राजा था यानी कि शासक था महमूद गजनवी, या उसको हम लोग मोहम्मद गजनवी भी कहते हैं। क्या, महमूद गजनवी। इसने भारत पर 17 बार दोस्तों आक्रमण किया था। इसी वजह से गजनी साम्राज्य पूछा है कि इसका संस्थापक कौन था। आज तो दोस्तों अभी आधुनिक समय में अफगानिस्तान है, इसी को पहले गजनी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, गजनी। आज क्या है, आज वो अफगानिस्तान है। इसका दोस्तों जो राजवंश था अल्पगीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्पतगीन। इसने दोस्तों 962 ईस्वी से लेकर के 963 ईस्वी के बीच में अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि गजनी को राजधानी बनाया था अफगानिस्तान की। ठीक है, आज अफगानिस्तान है, पहले गजनी इसको कहा जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा पठार की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की है। मालवा पठार की मिट्टी के बारे में हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों मालवा पठार काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मालवा पठार की मिट्टी है ये ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई मिट्टी है। किससे, ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई मिट्टी है मालवा पठार की मिट्टी। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है कि काला काला मैग्मा या लावा निकलता है। क्या, मैग्मा या उसी को हम लोग लावा कहते हैं, ये बाहर निकलता है और जमीन में फैल जाता है। फिर ठंडा होकर के ये क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी चट्टानें टूट जाती हैं, फिर काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और जो ज्वालामुखी विस्फोट से चट्टानें बनती हैं वो भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि अपक्षय के कारण मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी से काली मिट्टी बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात, इसकी तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। हमसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी या सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे छोटी तटरेखा हो जाती है गोवा की। ठीक है, गोवा वाले बीच पे सबसे छोटी तटरेखा हो जाती है, इसी वजह से भीड़ भाड़ वहां पर ज्यादा दिखाई देती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये RWA वालों का प्रैक्टिस सेट है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, अंकित भारती सर ने इसको प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 45। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, उत्तर प्रदेश से दोस्तों हमारा लगा हुआ है नेपाल। नेपाल क्या है कि ये इंटरनेशनल में आ जाता है। तो कौन से जिले की सीमा, बहराइच की सीमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहराइच जिले की सीमा ये नेपाल से लगती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 46। कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल की दोस्तों स्थापना 2017 ईस्वी में की गई थी। यह क्या है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। क्योंकि दोस्तों इसको संविधान के आर्टिकल नंबर 279A में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, यानी कि परिभाषित किया गया है। आप लोग ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, जीएसटी परिषद को यानी कि जीएसटी को। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी अभी इस समय हमारी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण, यही क्या है कि जीएसटी परिषद की क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, यानी कि हेड है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि भारत में राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मुख्य कारण क्या है, यानी कि मुख्य रीजन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्यात में कमी, यानी कि निर्यात में कमी हो जाना यही राजकोषीय घाटा का मुख्य कारण है। या नंबर दो कह रहा है कि सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर से अधिक होना, जो उसका कुल खर्चा है वो उसके कुल राजस्व से यानी कि जो उसको टैक्स मिलता है उससे अधिक है। दोस्तों यही मुख्य कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि सरकार का दोस्तों सबसे ज्यादा जो रुपया है वो क्या होता है कि हमारा उधार चुकाने में ही चला जाता है, ठीक है। तो जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा होता है, यह सरकार के दोस्तों कर्ज को दर्शाता है, ठीक है। किसको, कर्ज को दर्शाता है, यानी कि सरकार के ऊपर बहुत कर्जा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा किसको दर्शाता है, तो हमको बताना पड़ेगा कि यह सरकार के कर्ज को यानी कि डेप्थ को दर्शाता है, ठीक है, कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, इसी वजह से उसका जो राजस्व यानी कि उसको टैक्स मिलता है वो उसके व्यय से कम पड़ जाता है, यानी कि खर्चा ज्यादा है और टैक्स कम है, तो इसी वजह से राजकोषीय घाटा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी की दोस्तों एक शर्त होती है, शर्त क्या होती है कि जो उसका 3 साल का यानी कि 3 साल में एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। क्या हो, एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो एवरेज लाभ हो 3 साल का वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। कितने का, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, तो उसी को हम लोग महारत्न कंपनी घोषित करते हैं। इस समय भारत में दोस्तों 14 महारत्न कंपनियां हैं, कितनी है, 14। तो इसमें कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन ए भेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर ए भेल क्या हो जाएगा, महारत्न कंपनी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध, ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी टमाटर और मांस, ऑप्शन सी उर्वरक और ऑप्शन डी आलू। दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है टमाटर और मांस ये दोनों लाल होते हैं, इसी वजह से लाल क्रांति का इससे संबंध हो जाएगा। लाल क्रांति की शुरुआत भारत में विशाल तिवारी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, विशाल तिवारी, इनको लाल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि लाल क्रांति के श्रेय इन्हीं के ऊपर जाता है। दलहन ये पीली क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। आलू ये गोल क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा। उर्वरक ये भूरी क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि गन्ने से चीनी बनाना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है। गन्ने से चीनी बनाना यानी कि गन्ना पहले लेंगे उससे चीनी बनाएंगे, यानी कि विनिर्माण की हमसे बात कर रहा है, ठीक है। निर्माण करना है हमको गन्ने से चीनी की। हम लोग रोज आपको मैं पर डे बताता हूं कि जो विनिर्माण का क्षेत्र होता है वो द्वितीयक क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर आएगा गन्ने से चीनी का निर्माण। अगर क्वेश्चन पूछता कि गन्ने की खेती ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो ये दोस्तों प्राकृतिक क्षेत्र हो जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता। अब जब ये गन्ने का मतलब गन्ने से चीनी का निर्माण हो गया, ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र में। अगर हमसे आप लोगों से पूछ लेता कि बताइए अब चीनी का हम लोगों को क्या करना है, कि चीनी की बिक्री करना है यानी कि चीनी का परिवहन करना है, तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, यानी कि ये दोस्तों सेवा क्षेत्र की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन इसमें तृतीयक क्षेत्र सही हो जाता है, ठीक है। तो गन्ने की खेती ये प्राथमिक क्षेत्र, फिर गन्ने से चीनी का निर्माण ये द्वितीयक क्षेत्र, और फिर चीनी की बिक्री यानी कि चीनी का परिवहन ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, या ऑप्शन डी प्रकाश का विक्षेपण। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव,
यानी कि प्रकाश फैलता है, इसी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हम सबने एक पढ़ा होगा दोस्तों विबग्योर, WIBGYOR। ये वी से शुरुआत होता है, वी यानी कि वायलेट, वायलेट यानी कि बैंगनी यानी कि नीला, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है। इसका क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे कम होता है, क्या, तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे कम होता है वही सबसे ज्यादा फैलाव फैलाता है, यानी कि सबसे ज्यादा वही कलर फैलता है। इसी वजह से हम लोगों को नीला कलर दिखाई देता है। और जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जब हमारे वायुमंडल को पार करके ऊपर चले जाते हैं तो उनको काला कलर दिखाई देता है, यानी कि कोई भी कलर नहीं दिखाई देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कह रहा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का यानी कि ब्लड का। ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन डी 8.2। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7.4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के रक्त का पीएच। पीएच की दोस्तों एक खास बात क्या होती है कि ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। इसके बीच में एक आता है 17, तो 0 से लेकर के 17 तक इसको कहा जाता है एसिडिक, यानी कि ये अम्लीय होता है। और उसके बाद 7 से लेके 14 तक ये होता है क्षारीय। तो हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, वो होता है 7.4, यानी कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। और दोस्तों हमसे कभी कभी लार का पूछ लेता है कि मनुष्य के लार का पीएच कितना होता है, ये भी हम लोग जरा पता कर लेते हैं। तो 6.2 से लेकर के 7.6 तक, यानी कि अम्लीय भी होती है लार और क्षारीय भी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि चौरसिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है। चौरसिया नृत्य, आप लोगों ने देखा होगा शहर कस्बों में चौरसिया पान मसाला की दुकानें बहुत होती हैं। अब चौरसिया नृत्य आ गया। ऑप्शन ए धोबी, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी पासी या ऑप्शन डी कुम्हार। दोस्तों चौरसिया नृत्य ये कहारों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहार। जौनपुर के दोस्तों ये कहार निवासी होते हैं। ये चौरसिया नृत्य को विशेष करके करते हैं। जौनपुर, जौनपुर से एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन निकल के आता है। इसको दोस्तों भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, हिंद का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये निकल करके आ रहा है। और चौरसिया नृत्य कुम्हार मतलब कहार जाति द्वारा जौनपुर। कहार कौन होते हैं, ये पानी भरने वाले होते हैं। ठीक है, क्या, पानी भरने वालों को क्या कहा जाता है, कहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कह रहा है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पारुल चौधरी किस जिले से है। पारुल चौधरी, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी बागपत या ऑप्शन सी हापुड़। दोस्तों पारुल चौधरी ये मेरठ से हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से। इन्होंने दोस्तों जो 2023 ईस्वी में एशियाई गेम्स हुए थे, किसमें, 2023 में एशियाई गेम्स में क्या किया था कि जो ये रेस करने वाली यानी कि दौड़ की खिलाड़ी है, एथलीट है, इन्होंने 5000 मीटर रेस में क्या किया था, गोल्ड मेडल निकाल दिया था। ठीक है, 2023 में। और 3000 मीटर स्टेपल चेज में यानी कि बाधा दौड़ में, बाधा आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बाधा लगी होती है, जंप करके दौड़ना पड़ता है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल निकाल दिया था। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली हैं ये। किस गांव की, इकलौता गांव। इकलौता गांव की इकलौता लड़की निकली है पारुल चौधरी। ठीक है, जिसने 2023 एशियन गेम्स में 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। और 3000 मीटर बाधा दौड़ यानी कि स्टेपल चेज में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि ईमेल भेजते समय यदि आप किसी व्यक्ति को बीसीसी में रखते हैं तो इसका अर्थ क्या है। बीसीसी का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीसीसी इसका मतलब होता है एक ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेजना। क्या होता है इसका मतलब, एक ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेजना, ये होता है दोस्तों बीसीसी का मतलब, एक साथ कई लोगों को भेजना। ठीक है, ये क्या होता है, ये बीसीसी का मतलब होता है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से कवर करते रहिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन याद करते रहिएगा,
क्योंकि मतलब आप लोग ये समझिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस होते जा रही है। कह रहा है कि एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर या मोबाइल में छिप कर उसकी गतिविधियां, इंटरनेट ब्राउजिंग और निजी डाटा पर नजर रखता है, क्या कहलाता है? हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में छिप करके हमारी गतिविधियों को और हमारी डेटा पर नजर रख रहा है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैंसमवेयर, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी फिशिंग या ऑप्शन डी एडवेयर। ऑप्शन नंबर बी स्पाईवेयर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पाईवेयर, इसको जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो है स्पाईवेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, मुख्य रूप से किस देश से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमार गौरव साहब इसको नल्ला पाकिस्तान कहते हैं, इसी वजह से इसको नल्ला पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन को अपने देश से गतिविधियां करने के लिए इजाजत देता रहता है। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, अगर क्लास में मजा आ रहा हो, तो फिर एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से सबरेडिट्स नामक कम्युनिटी मंचों और सामग्री को अपवोट या डाउनवोट करने की सुविधा के लिए जाना जाता है? सबरेडिट्स, ऑप्शन ए टम्बलर, ऑप्शन बी पिंटरेस्ट, ऑप्शन सी रेडिट या ऑप्शन डी डिस्कॉर्ड। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेडिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडिट क्या है? ये दोस्तों सोशल न्यूज है एक, मतलब सोशल न्यूज पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब ये है, सोशल न्यूज पर चर्चा या बातचीत करने वाला एक प्लेटफॉर्म है रेडिट, इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सब रेडिट उसमें लिखा हुआ था, तो रेडिट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59। कह रहा है कि भारत की वनस्पतियों, जीवों और भूगर्भीय संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इसकी स्थापना 5 जून 1978 को की गई थी। इसकी 5 जून 1978 को। यह जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है ये राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित है, 5 जून 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की हम लोगों से आधिकारिक मुद्रा पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सिलिंग, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी दिनार या ऑप्शन डी फ्रैंक। क्या हो जाएगा जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी रैंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैंड ये क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़े देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना, इसकी राजधानी का नाम क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लीमा, लीमा दोस्तों ये पेरू की राजधानी है, इसकी पेरू की। उसके बाद ब्यूनस आयर्स, यही अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। सैंटियागो, ये दोस्तों चिली की राजधानी हो जाएगी, किसकी? चिली की। उसके बाद बोगोटा, ये हो जाएगी कोलंबिया की राजधानी, इसकी? कोलंबिया की, चोगो बोगोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोगों से पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी भारतीय निर्वाचन आयोग की, इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 ईस्वी से दोस्तों ये मनाना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कब से? 2011 ईस्वी में। और 2026 ईस्वी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम हम लोगों से पूछ सकता है कि क्या थी, तो इसकी थीम थी मेरा भारत मेरा वोट। क्या थी थीम? मेरा भारत मेरा वोट। ये 2026 की थीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रभावी संगठन आसियान का पूर्ण रूप क्या है? आसियान का हम लोगों से पूर्ण रूप पूछ रहा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहीं पे करेक्ट दिख गया है, नीचे हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यही हो जाएगा एशियन का, यानी कि आसियान का क्या फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी। कब? 8 अगस्त 1976 को। हमसे पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता पर स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इस समय दोस्तों इसमें 10 देश क्या है कि इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्तर पर भूखमरी मिटाने और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक संस्था खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है हम लोगों से कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रोम इटली, ऑप्शन बी कह रहा है कि जुनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है न्यूयॉर्क अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोम इटली क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO की स्थापना की गई थी, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसी वजह से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार यानी कि ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से किस उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं? हनी सिंह का एक गाना है कि ग्रैमी ले आऊंगा, इसी वजह से ग्रैमी अवार्ड हनी सिंह गाना से संबंधित है, यानी कि संगीत उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है, जहां परसेंटेज में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती हो शहर में? ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोवा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा के लगभग 62.17% लोग क्या होते हैं कि शहर में रहते हैं। तो ये दोस्तों परसेंटेज के मामला है। अगर हम लोगों से पूछ ले संख्या यानी कि नंबर के मामले में कि सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य की रहती है, तो वो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि संख्या के मामले में शहर में रहती है। वो वैसे परसेंटेज के मामले में गोवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन करें कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है? रामसर ये दोस्तों ईरान का एक शहर है। अभी ईरान और इजराइल और मतलब अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो ईरान सबको पता होगा। ईरान रामसर का मतलब ईरान का शहर है रामसर। 1971 ईस्वी में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स, वेट मीन्स गीला, तो जो जमीन पानी वाली थी उसी के लिए ये समझौता किया गया था 1971 ईस्वी में। हमसे पूछता है कि भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ था, इंडिया कब शामिल हुआ था? इंडिया 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था, यानी कि 11 साल बाद। ठीक है, ये
जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी हॉकी यानी कि फील्ड हॉकी के खेल में मैच के दौरान प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? मैदान पर एक समय में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट में और हॉकी में बराबर बराबर खिलाड़ी खेलते हैं। ये 9 खिलाड़ी ये बेसबॉल में खेलते हैं। ठीक है, 9 खिलाड़ी बेसबॉल में, 6 खिलाड़ी ये वॉलीबॉल में खेलते हैं। किसमें? वॉलीबॉल में। 7 खिलाड़ी ये कबड्डी में खेलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में जिले के नागरिक प्रशासन यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? जिले का सर्वोच्च प्रमुख, जहां पर जिला लगा होगा वही होगा जिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये क्या होता है कि जिले का सर्वोच्च प्रमुख होता है। आईएएस रैंक का होता है ये, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का, और जिले का सर्वोच्च डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में किसी पुलिस स्टेशन यानी कि थाने का प्रभारी अधिकारी यानी कि एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है, जो कि सर्वोच्च अराजपत्रित रैंक भी है? अराजपत्रित है। ठीक है, ऑप्शन ए उप निरीक्षक एसआई, ऑप्शन बी निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी क्षेत्राधिकारी यानी कि सर्किल ऑफिसर, या ऑप्शन डी हेड कांस्टेबल। ये दोस्तों निरीक्षक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरीक्षक रैंक का यानी कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। इसके दोस्तों 3 स्टार लगे होते हैं इंस्पेक्टर के यानी कि निरीक्षक रैंक के। ये क्या होता है कि अराजपत्रित, ठीक है, बिना राजपत्र के लिखित, तब भी क्या होता है कि सबसे मतलब थाने का सबसे मतलब हेड होता है किसी भी थाने का, आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, क्या है कि एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता कौन है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन ए कह रहा है कि सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी रोहिंग्टन मिस्त्री, या ऑप्शन डी शशि थरूर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सलमान रुश्दी 1981 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया और इसको बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार, इसी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट हो रही है सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहां पर स्थित है? इलाहाबाद जब उसमें क्वेश्चन में लग गया है तो इलाहाबाद में स्थित होगा, और कहां पर स्थित होगा? प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और ये पुराने उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला होता है कि अगर हमसे पूछता कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ये कहां पर स्थित है, तो खंडपीठ ये लखनऊ में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, LUCKNOW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही वाला हो गया, अगर पूछेगा हमसे कि बताइए गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को तो चुने गया है, तो हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। ठीक है, उसमें कह रहा है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उसमें से जो कैप्टन है शुभांशु शुक्ला वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कह रहा है कि बताइए उनका किस शहर से संबंध है, तो वो लखनऊ के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। तो चलिए हम लोग जो 3 और नाम बच गए हैं उनका नाम भी देख लेते हैं कि उनका नाम क्या क्या है। नंबर 1 में तो हो गए शुभांशु शुक्ला, नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि नंबर 2 में हो जाएंगे बालकृष्ण नायर। क्या हो जाएंगे? प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये हो गए नंबर 2 में। नंबर 3 में हो जाएंगे अजीत कृष्णन। क्या होता है कि दोस्तों हम लोगों से ये नाम पूछ सकता है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो रहा है। अजीत कृष्णन नंबर 3 में हो जाएंगे, और नंबर 4 में हो जाएंगे अंगद प्रताप। ठीक है, कौन? अंगद प्रताप।
ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? यानी कि इसमें 2-3 देश मिलके करेंगे, हर एक ऑप्शन में दिए भी है। नंबर ए में कह रहा है कतर और सऊदी अरब, नंबर बी में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, नंबर सी में जर्मनी, फ्रांस और इटली, या नंबर डी में अर्जेंटीना और ब्राजील। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका के दोस्तों देश हैं, नॉर्थ यूएसए के, इन्हीं तीनों देशों में होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जो ये इस बार फीफा विश्व कप होने वाला है, इसमें सबसे पहली बार 48 देशों ने भाग लिया है। अभी तक कभी 48 देशों ने भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो पहली बार लिया है। और इसके पहले जो 2022 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो हमसे पूछेगा तो वो हुआ था कतर में। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 18 शहरों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि 17 जो नगर निकाय हैं उनको शामिल कर लिया गया है, और एक गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा वाला, उसको शामिल कर लिया गया है। 17 + 1 = 18। 18 शहरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि 38 नंबर से लेके 75 नंबर क्वेश्चन तक थे। यानी कि 38 क्वेश्चन थे, यानी कि 2 क्वेश्चन कम थे। चलिए कोई बात नहीं, 38 क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, और अच्छे से मैंने आप लोगों को लिए कवर भी करा दिए हैं। अब दोस्तों आपकी बारी आ गई है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें, क्योंकि अभी वैकेंसी बम्पर रूप से निकलने वाली है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी शिक्षक भर्ती की जब वैकेंसी निकल आई, तो आप लोग समझ लीजिए कि अब किस किस चीज़ की वैकेंसी निकलने वाली है। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी तुरंत निकलने वाली है, होम गार्ड की भी वैकेंसी निकलने वाली है, और एसआई की भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप लोग पढ़ाई में ढिलाई मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी निकलती है उसके बाद सिर्फ 1 या 2 महीने का ही टाइम दिया जाता है, आजकल ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है कि कोर्स को कवर भी करते रहिए। ठीक है, और मेरे साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को कवर कीजिए। अब अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक मैंने कह दिया है कि जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके बता भी दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।